नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए देखते हैं आज क्या है कृषि समाचार में मुख्य समाचार। प्रदेश में फूल उत्पादक किसानों की बढ़ेगी आय। पॉली हाउस में सालों भर सब्जियों की खेती संभव। पटना देसी प्रभेद के प्याज की भंडारण क्षमता काफी अच्छी, देर से खराब होते हैं इस प्रभेद के प्याज। और अब खबर विस्तार से। प्रदेश में 15 जिलों के 40 फूल उत्पादक किसानों को शैक्षणिक परिभ्रमण के लिए पश्चिम बंगाल भेजा गया। बीते दिनों प्रदेश के कृषि मंत्री मंगल पांडे ने मीठापुर स्थित कृषि भवन से पश्चिम बंगाल में के मेदिनीपुर में शैक्षणिक परिभ्रमण के लिए किसानों को ले जा रही बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राज्य के फूल उत्पादक किसानों को फूलों की खेती की नई विधियां सीखने हेतु मेदिनीपुर का परिभ्रमण और प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन विभाग की ओर से किया गया। बिहार में गेंदा के फूलों की खेती दशकों से हो रही है। गेंदा फूल के बीज भी बिहार में ही उत्पादित हो रहे हैं। इस प्रदेश का कृषि विभाग सक्रियता से काम कर रहा है। वर्तमान समय में बाजार में गेंदा की नई नई किस्में और उन्नत प्रभेद बाजार में आ गई है। कृषि विभाग की कोशिश है कि बिहार में भी नए किस्म के गेंदा के फूलों का उत्पादन यहाँ के किसानों द्वारा किया जाए। इसी सिलसिले में गेंदा के फूल की खेती करने वाले प्रदेश के 40 चयनित किसानों को खेती की बारीकियां जानने के लिए बिहार के मेदिनीपुर जिले में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। मेदिनीपुर फूलों की खेती के लिए विख्यात है और यह वहां फूलों के बीज भी उगाए जाते हैं। सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि फूल उत्पादक किसानों का उत्पादन बढ़े और उनकी आय में समृद्धि आए। जो बिहार में अपने खेतों में गेंदे के फूल की खेती करके आमदनी कमाते हैं, ऐसे 40 चयनित किसानों को जो उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार से हैं, उनको पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले में प्रशिक्षण के लिए भेजा जा रहा है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि मेदिनीपुर जो जगह है वह फूल की खेती के लिए विख्यात है। विभिन्न किस्म के फूलों की खेती वहाँ होती है। गेंदा के फूलों की बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ खेती होती है। पशुपालकों, शीत ऋतु प्रारंभ हो गया है और इस मौसम में व्यवसाय के लिए बकरी पालन कर रहे हैं वे बकरियों के स्वास्थ्य का प्रबंधन काफी अच्छे से करें। बकरियों को पीपीआर का टीका अवश्य लगवाएं और साथ ही समय समय पर कीड़े मारने की दवा खिलाना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही अपनी बकरियों को ठंड से भी बचाएं, उन्हें खुले में ना रखें और बहुत सवेरे चरने के लिए घर से बाहर बिल्कुल ना निकालें। बकरियों के स्वास्थ्य और आपके व्यवसाय के लिए बेहद ही आवश्यक है। किसान भाइयों, अगर मिट्टी की सतह समतल नहीं है तो फसलों के बीज एक समान खेत में नहीं पहुंचते हैं। इसके उपज पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और खेती किसानी की इसी समस्या का समाधान है लेजर लैंड लेवलर कृषि यंत्र। बदलती जलवायु में जमीन से अच्छी पैदावार लेने के लिए खेतों का समतल होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होना मिट्टी में नमी और पोषक तत्वों के वितरण को प्रभावित करती है, जिससे बीज के अंकुरण और फसल की उपज प्रभावित होती है। खेती की अन्य आधुनिक मशीनों की तरह लेजर लैंड लेवलर भूमि समतलीकरण के लिए बेहतरीन यंत्र है। यह परंपरागत विधियों से एकदम हटकर एक अत्याधुनिक तकनीक है, जिसमें लेजर में लगे किरणों के द्वारा लेवलर को अपने आप नियंत्रित करके भूमि को बराबर मात्रा में समतल किया जा सकता है। यह यंत्र 50 से 60 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर की सहायता से ही चलता है। यह यंत्र 1 एकड़ भूमि को 2 से 2.5 घंटे में समतल बना देता है। कृषकों, पॉली हाउस या संरक्षित खेती एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से बाहरी वातावरण को नियंत्रित कर बेमौसमी सब्जियों भी सालों भर आसानी से उपजाई जा सकती है। यह तकनीक प्रतिकूल मौसम में खेती की बेहद प्रभावी तकनीक मानी जाती है। हमारे प्रदेश के कृषि वैज्ञानिकों ने प्रतिकूल मौसम में भी किसानों के कृषि कार्य को जारी रखने की तकनीक ढूंढ ली है। पॉली हाउस
एक ऐसी ही तकनीक है। यह पॉली हाउस है जिसके भीतर हर मौसम में हर तरह की सब्जियां काफी आसानी से उगाई जा सकती है। पॉली हाउस में नर्सरी भी बनाई जा सकती है और नर्सरी में तैयार पौधे किसान भाई अपने खेतों में लगा सकते हैं। खीरा, शिमला मिर्च, टमाटर आदि की खेती पॉली हाउस में सालों भर की जा सकती है। ऑफ सीजन में इसे बाजार में बेचकर किसान बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। देश में बहुत सारे किसान इस तकनीक से खेती कर हर प्रकार की सब्जियां उगाकर आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए आप भी वातावरण को नियंत्रित रखने वाली पॉली हाउस तकनीक से खेती करें और कदम दर कदम समृद्धि की ओर बढ़े। कृषकों, उन्नत प्रभेद से प्याज की खेती आपको अच्छा मुनाफा दे सकती है। प्याज का सूख सागर प्रभेद कम अवधि में तैयार हो जाने वाली सबसे अच्छी फसल मानी जाती है। जो पटना देसी प्रभेद, जिसमें काला जामुन और कजरिया प्रभेद आते हैं, उनकी स्टोरेज क्षमता नासिक के प्याज से काफी ज्यादा अच्छी है। और अब एक नजर मंडी के ताजा भाव पर। राजधानी पटना के विभिन्न अनाज मंडियों में आज चावल और गेहूं के भाव कुछ इस प्रकार स्थिर बने हुए हैं। लोकल गेहूं 3500 रुपए प्रति क्विंटल, एमपी वाला गेहूं 4300 रुपए प्रति क्विंटल, सोनम चावल 6000 रुपए प्रति क्विंटल और बासमती चावल 11000 रुपए प्रति क्विंटल। और चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का पूर्वानुमान। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरी पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से न्यूनतम तापमान तेजी से गिरेगा। सुबह और शाम कनकनी भी बढ़ेगी। 13 से 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 28 और 15 डिग्री के आसपास बने रहने की संभावना बताई गई है। अभी किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि प्रारंभिक अवस्था के कारण और दौरान यदि मसूर की पत्तियां थोड़ी पीली पड़ गई है और धीरे धीरे मरने लगी है तो 10 से 15 दिनों के अंतराल प्रोपिकोनाजोल 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल मिलाकर छिड़काव अवश्य करें। खेती किसानी की खबरों के साथ हमने शुरुआत की कार्यक्रम कृषि दर्शन की, जिसमें आपने जाना मंडी भाव, उपकरण, सफलता की नई कहानी, उन्नत प्रभेद और मौसम का हाल। नमस्कार हमारे अन्नदाता किसान भाई बहनों, आपका अपने पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में मैं पूनम स्वागत करती हूं। किसान भाई बहनों, कार्यक्रम में आगे है खेती किसानी, पशुपालन और सरकार की योजनाओं से जुड़ी जानकारियां, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। शाम का इकट्ठा किया हुआ या स्टोर किया हुआ पानी ये पशु के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो ताज़ा पानी, अच्छा क्वालिटी का चारा, अच्छा दाना और मिनरल मिक्सचर के साथ अगर आप ये पशु के पोषण पर ध्यान देते हैं तो पशु में मुझे नहीं लगता कि जाड़े में कोई गंभीर समस्या आने वाली है। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। पशुपालक किसान भाइयों, सर्दियां बढ़ रही हैं, वैसे में आप अपने पशुओं का रखें खास ख्याल, क्योंकि सर्दियों के बढ़ने के साथ ही पशुओं में कई तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाती है, जिससे दुधारू पशुओं को कई तरह की बीमारियां, साथ ही साथ दूध कमने की समस्या हो जाती है। तो इस समस्या से कैसे करें निदान, इसके लिए आइए आपको लिए चलते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक कुमार सिंह के पास। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, जाड़े का मौसम अब शुरू हो चुका है और मौसम कोई भी हो, हर मौसम की अपनी अनुकूलता एवं प्रतिकूलता है।
लेकिन हमारी ये कोशिश रहती है कि मौसम में जो हमारे किसान भाई हैं, जो पशुपालक भाई हैं, उनको हर समय उचित जानकारी से लैस करना, ताकि जो उनका व्यापार है, जो उनका बिजनेस है, वो सुचारू रूप से चल सके और जो हमारे पशुपालक भाई हैं उनके जो पशुधन है उनका स्वास्थ्य भी बेहतर रह सके। तो जी हाँ किसान भाइयों, आज का जो हमारा विषय है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि शीतकालीन समय में दुधारू पशुओं का प्रबंधन कैसे करें। और इस खास विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर विवेक कुमार सिंह, जो वैज्ञानिक हैं बिहार वेटनरी कॉलेज पटना में। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि सर आज का जो हमारा विषय है कि शीतकालीन समय में दुधारू पशुओं का प्रबंधन कैसे करें, तो जो सर इस मौसम में दुधारू पशुओं का प्रबंधन है वो हमारे किसान भाई किस तरीके से करें ताकि उनको किसी नुकसान का सामना नहीं करना पड़े। जी, बहुत ही उचित प्रश्न है आपका। शीतकाल में पशुओं का प्रबंधन जो इसका मुख्य बिंदु है वो यही है कि उनको जो ये शीतलहर है उससे कैसे बचाया जाए, कम तापमान से उनका एक्सपोजर कम से कम हो और कैसे उनको बचाया जाए ताकि उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर न पड़े। अब इसके लिए जो व्यवस्थाएं करनी है किसान भाई, जो उनका पहले से है परंपरागत कुछ उनकी व्यवस्थाएं हैं वो पहले से चल रही हैं, वो बहुत अच्छी भी हैं। तो वही है कि बेडिंग मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली गर्मी के दिनों में केवल फर्श पर या मैट पर रख लेते हैं, लेकिन इस दिन में खास करके जाड़े के दिनों में नीचे कुछ इस तरह की व्यवस्था करें जो कुशन हो, थोड़ा सा उससे गर्मी शरीर का बना रहे। दूसरा जो प्रबंधन है, इस स्ट्रेस का मौसम है जाड़े का, इसमें शरीर की प्रतिरोधक क्षमता पूरी तरह से बनी रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी आवश्यक पोषक तत्व हैं वो प्रचुर मात्रा में पशु को दिए जाएं। तो इसमें चाहे दाने की बात हो या अच्छा चारा या उसके साथ साथ मिनरल मिक्सचर का देना खास करके जाड़े के दिनों में बहुत आवश्यक है। जब भी हम जाड़े के दिनों में ये नई तरह की घासें जो बरसीम है या इस तरह की जो अभी हरे चारे की तरह नया गेहूं या जौ के इसको लोग इस्तेमाल करते हैं, इनमें कुछ तत्वों की इस तरह का इम्बैलेंस होता है कि जो मिनरल मिक्सचर जो शरीर के मिनरल के तत्व हैं उनमें थोड़ा सा इम्बैलेंस करा देता है। इसलिए खास करके जाड़े के दिनों में जब आप हरा चारा ज़्यादा देते हैं तो आपको मिनरल मिक्सचर देना आवश्यक है ताकि शरीर में उनकी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति होती रहे और इस तरह से उनकी शरीर पर उसका प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा और इस तरह से उनकी प्रतिरोधक क्षमता बनी रहेगी। तो जो भी दिक्कतें जाड़े में आने वाली हैं इससे पशु अपने आप को बचा सकता है। आपने सर पोषक तत्वों की बात की कि जो पोषक तत्व हैं उनसे पशुओं को हर समय पर देना चाहिए, लेकिन ये भी हम देखते हैं या अभी का जो मौसम है तो इस मौसम में हरे चारे की जो खेती होती है वो बहुत कम पैमाने पर होती है, हमारे किसान भाई करते हैं। गर्मी के दिनों में हरे चारे की खेती समुचित ढंग से होती है, तो हरे चारे के अभाव में कौन ऐसे पोषक तत्व कौन कौन से हैं जिससे हमारे किसान भाई अपने पशुओं को दे सकते हैं? हरे चारे को दो भाग में बांट सकते हैं। दो तरह के ये हैं इनकी आवश्यकता के अनुसार कि एक तो ये है कि जो कुछ एनर्जी या कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं और दूसरे हरे चारे जो प्रोटीन के सोर्स हैं। तो बेसिकली हरे चारे से मिनरल और चीज़ों के अलावा ये दो सोर्स मुख्य ये देते हैं। तो एक तो दाना मतलब कार्बोहाइड्रेट और दूसरा प्रोटीन का सोर्स। अगर इनकी कमी है तो आप इन्हीं को अनाज या जो प्रोटीन के सोर्स हैं उससे आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर आप बरसीम वगैरह कम दे रहे हैं तो आप चारे में उसके दाना बढ़ा सकते हैं, दाने की मात्रा बढ़ा सकते हैं और प्रोटीन के लिए कुछ खली, सरसों की खली, तीसी की खली या जो इस तरह के चीज़ें उपलब्ध हैं पशुओं के लिए वो आप बढ़ा के उसकी आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। अब बात हम करते हैं बीमारियों पे कि शीतकालीन मौसम में जो प्रमुख बीमारियां हैं, अगर थोड़ी सी असावधानी भी हमारे पशुपालक भाई बरतते हैं तो ऐसी कौन कौन सी प्रमुख बीमारियां हैं जो इस मौसम में दुधारू पशुओं को सबसे ज़्यादा ग्रसित करती हैं? बहुत ही उचित प्रश्न है आपका। शीतकाल में मैं खास करके बीमारियों की तो एक पूरी लिस्ट है, लेकिन जो सबसे प्रमुख हैं उसमें एक बीमारी की तरफ मैं आगाह करना चाहूँगा अपने किसान भाइयों को, और वो है खुरपका मुंहपका। और इसकी संभावना ज़्यादा इसमें क्यों है ये मैं आपको बता दूं कि इसका जो टीकाकरण है वो 6-6 महीने पर 2 बार होता है, साल में 2 बार। तो बाकी बीमारियों का टीकाकरण साल में 1 बार कराया जाता है और वो पूरे साल तक उसको बचाव देता है, लेकिन एफएमडी का टीकाकरण साल में 2 बार करना पड़ता है और कई बार गलती से ये जो दूसरा डोज है जाड़े के ठीक पहले लगना चाहिए वो रह जाता है। तो ये बीमारी टीकाकरण जो एक
6 महीना पहले हुआ है उसके बावजूद भी होने की संभावना रहती है। तो एक खुरपका मुहपका बीमारी है जिसकी वजह से जिसके लिए मैं पशुपालकों को आगाह करूंगा, और अगर अब तक आपका टीकाकरण नहीं हो पाया है तो ज़रूर अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से मिलकर इसके टीकाकरण की व्यवस्था आप कराइए। इसके अलावा जो 2 बीमारियां खास करके हैं, जैसे हमने बात की कि अभी ये जो तालाब या जो नदी का इलाका था, धीरे धीरे पानी उतर रहा है और वहाँ घासें उगेंगी, तो पशु अगर उधर चरने जाता है तो एक पेट के कीड़ों की समस्या जो है बहुत है, और दूसरी खास करके ये चमोकन की समस्या। तो इन 2 समस्याओं से भी बचना है, और फिर इनकी वजह से दूसरी बीमारियां बहुत सारी हैं जो होती हैं। तो एक तो डिवॉर्मिंग, खुरपका मुहपका के लिए आपका वैक्सीनेशन, और ये चमोकन से बचाव के लिए जो पशु चिकित्सक से मिलकर इसका उपाय करा लेना जरूर। सबसे ये आम प्रचलन में है कि थोड़ा सा भी ठंड लग जाता है पशु को तो सबसे पहले उसको बुखार होता है। तो बुखार लगने के क्रम में हमारे किसान भाई, पशुपालक भाई कौन सी ऐसी दवाओं का प्रयोग करें या कौन सी घरेलू उपचार को अपनाएं? जी, अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका। जाड़ा में खास करके अगर टेम्परेचर बहुत कम है और वो शीतलहर के चपेट में आता है तो स्वाभाविक है उसको बुखार होता है। बुखार के लिए जो देसी उपाय आप कर सकते हैं, तो अगर इस तरह से व्यवस्था है कि आप जो कुछ इस तरह के जो देसी तौर पे बनाए जाते हैं उसमें अजवाइन का आप उसको वो बना के घोल जैसा बना के गुड़ के साथ दे सकते हैं। लेकिन फिर भी बुखार की दवाओं के लिए आप अगर जाड़े के दिन में बुखार हुआ है तो ये मान के मत चलिए कि ये केवल जाड़े की वजह से हो गया है। मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप पशु चिकित्सक की सलाह ज़रूर उसमें लीजिए, और उसके अनुसार ही बुखार की बहुत सारी दवाएं आजकल उपलब्ध हैं जो पशु चिकित्सक की सलाह से दी जा सकती हैं। लेकिन अगर केवल इस तरह के एक्सपोजर की वजह से बुखार है तो अगर आप थोड़ा उस समय उसके चारे पानी और इन चीज़ों की व्यवस्था थोड़ी ठीक रख लेते हैं तो ये अपने आप भी कभी कभी सप्रेस हो जाता है। तो थोड़ी गर्मी की व्यवस्था करनी है कि उसको जो शीतलहर है वो फिर से उससे एक्सपोज ना हो, तो शरीर अपने आप भी कभी कभार इससे रिकवर हो जाता है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये बुखार परसिस्ट कर रहा है तो आप बिना पशु चिकित्सक की सलाह के अपने से दवा मत करिए। एक सर सलाह के रूप में जो आपकी राय है उसको हम अपने किसान भाइयों तक पहुंचाना चाहेंगे कि कौन कौन सी ऐसी प्रमुख सावधानियां हैं जिनको बरत कर हमारे पशुपालक भाई अपने पशुओं की स्वास्थ्य की इस शीतकालीन मौसम में समुचित रूप से देखभाल कर सकेंगे। इसके लिए सबसे आवश्यक है कि पशु के पोषण पर ध्यान दिया जाए। पशु के पोषण से मेरा तात्पर्य यह है कि उसके चारे की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसके दाने की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। आजकल ऐसा होता है क्योंकि मौसम में नमी बनी रहती है तो चारे में फंगस लग जाता है, तो इस तरह का चारा न दें। चारे की क्वालिटी अच्छी हो, पानी उसको हमेशा ताज़ा दें। पशुपालकों की एक ये प्रैक्टिस है कि वो पानी भर के रख देते हैं शाम को कि अगले दिन सुबह सुबह काम आ जाएगा। तो इस तरह की प्रैक्टिस कई बार पशु स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है। आपको करना ये है कि जब आप सुबह पानी उसको देते हैं तो ताज़ा पानी दें, ताकि वो पानी नॉर्मल टेम्परेचर पर रहता है और पशु उसको ज़्यादा पिएगा भी और उसको नुकसान भी नहीं करेगा। शाम का इकट्ठा किया हुआ या स्टोर किया हुआ पानी ये पशु के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो ताज़ा पानी, अच्छा क्वालिटी का चारा, अच्छा दाना और मिनरल मिक्सचर के साथ अगर आप ये पशु के पोषण पर ध्यान देते हैं तो पशु में मुझे नहीं लगता कि जाड़े में कोई गंभीर समस्या आने वाली है। सर, ठंड से बचाव के लिए और कौन कौन सी हमारे किसान भाई उपायों को अपना सकते हैं ताकि ठंड में पशु को बचाया जा सके ठंड लगने से? ठंड लगने से बचाव के लिए सबसे पहले तो जो बाड़ा है उसको थोड़ा किसी इस तरह के बोरे या किसी इस तरह के मटेरियल को यूज़ करके उसको थोड़ा कवर करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि रूम एकदम से बंद ना हो जाए। गर्म रखने के लिए कुछ बल्ब या इंफ्रारेड बल्ब आते हैं जो आप 1-2 अगर बाड़े में लगा देते हैं तो उससे उनकी थोड़ी गर्मी बनी रहेगी। नीचे कुछ बेडिंग मटेरियल बिछाया जा सकता है जिसमें पुआल है, अगर पुआल नहीं है तो भूसा वगैरह का भी इस्तेमाल आप नीचे कर सकते हैं। बट ये है कि एकदम डायरेक्ट हवा पशु के शरीर को न टच करे, इसके लिए आप उस थोड़ा सा जो उसका खिड़कियां हैं उसको थोड़ा कवर करके रखने की आवश्यकता है। तो देखा किसान भाइयों, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बतलाया कि कुछ सावधानियों को अपनाकर और उनको अमल में ला करके हम अपने पशुओं का जो स्वास्थ्य है उसकी समुचित रूप से देखभाल कर सकते हैं। और जाड़े के मौसम में खासकर जो दुधारू पशु हैं उनकी देखभाल अति आवश्यक है। और इतनी अच्छी और बेहतरीन जानकारी देने के लिए हम अपने विशेषज्ञ का आभार प्रकट करते हैं। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, मिलते हैं कृषि दर्शन कार्यक्रम के अगले भाग में एक नई जानकारी के साथ। तब तक हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में कुछ बदला सा है अंदाज, क्योंकि कृषि और कृषि से जुड़े एक अलग अलग सेगमेंट का हो चुका है आगाज।
जानिए कैसे हो कम लागत में ज्यादा से ज्यादा पैदावार, जिससे बढ़े आमदनी और मुनाफा लगातार। सीखिए हमारे साथ कैसे हो हर मौसम के मुताबिक अपने पशुधन की उचित देखभाल, ताकि वे रहे सब स्वस्थ और किसान का जीवन हो खुशहाल। इसके साथ जानिए मंडी के ताजा भाव, मौसम का मिजाज, दैनिक कृषि समाचार हर हफ्ते सोमवार, बुधवार और शुक्रवार संध्या 5:30 बजे से सिर्फ दूरदर्शन बिहार पर कार्यक्रम कृषि दर्शन। अभी आपने जाना दुधारू पशुओं का शीतकाल में प्रबंधन कैसे करें। अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले भाग की ओर, जो कि है सरकार की योजनाओं से जुड़ी। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की योजनाओं में से एक योजना पे आज हम आपको दिखाएंगे एक छोटी सी फिल्म। तो आइए देखें और इसे समझें। किसानों के चेहरे पर खुशहाली, हर खेत को मिल रहा है पानी। ये है न्यू इंडिया की कहानी। फसलों की भरपूर पैदावार के लिए बीज और खाद के साथ साथ जल एक महत्वपूर्ण कारक है। पानी की बचत न केवल मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करती है, बल्कि उत्पादकता बढ़ाने और पर्यावरणीय लाभ प्रदान करने में भी मदद करती है। इसके अलावा पानी की उतनी ही मात्रा से लंबे समय तक सिंचाई तथा विस्तारित क्षेत्र में सिंचाई करने में भी मदद मिलती है। इसे ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2015-16 में पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल योजना लागू की थी। पर ड्रॉप मोर क्रॉप पर सरकार का बहुत जोर है और ये समय की मांग भी है। साथियों, माइक्रो इरिगेशन भी इनपुट कॉस्ट कम करने का और ज्यादा प्रोडक्शन का बहुत बड़ा माध्यम है और एक प्रकार से एनवायरनमेंट की भी सेवा है। सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से उपलब्ध जल संसाधनों के उपयोग को इष्टतम किया जा रहा है। इसका उपयोग सटीक सिंचाई और बेहतर ऑन फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा रहा है। सूक्ष्म सिंचाई का ये तरीका भंडारित जल के संरक्षण और प्रबंधन में भी मददगार है। सूक्ष्म सिंचाई को 2 तरीकों से अपनाया जाता है। पहला, ड्रिप इरिगेशन। इस तकनीक में पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। इस कार्य के लिए पाइप, नलियां तथा एमीटर का नेटवर्क लगाना पड़ता है। इसे टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। दूसरा तरीका है स्प्रिंकलर इरिगेशन। इस तकनीक में दबाव के तहत पानी का छिड़काव किया जाता है और बारिश के रूप में पाइपों के नेटवर्क से जुड़े नोजल सेट के माध्यम से पौधों पर बरसाया जाता है। योजना के मूल्यांकन से पता चला है कि माइक्रो इरिगेशन से जल उपयोग दक्षता में लगभग 30 से 70% तक सुधार हुआ है। विभिन्न फसलों की उत्पादकता में 9 से 60% तक की वृद्धि हुई है तथा गुणवत्ता भी बढ़ी है। किसानों की आय में 10 से 69% तक की बढ़ोतरी हुई है। पंपिंग में विद्युत ऊर्जा और डीजल की बचत हो रही है। साथ ही इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए सरकार छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों के लिए 45% की सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा कुछ राज्य सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान करती है। इसे लगाने के लिए एक लाभार्थी को अधिकतम 5 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई हेतु सहायता मिलती है। पिछले 9 वर्षों में प्रति बूंद अधिक फसल यानी PDMC योजना के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के तहत लगभग 78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है, जो कि 81% से अधिक सूक्ष्म सिंचाई कवरेज है। इसके अलावा सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज के विस्तार के लिए नाबार्ड के साथ मिलकर 5000 करोड़ रुपए की सूक्ष्म सिंचाई कोष यानी MIF बनाया गया है एवं इस कोष को 10,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाना प्रस्तावित है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना का लाभ पाने हेतु अपने नजदीकी कृषि एवं उद्यान विकास के कार्यालय से संपर्क करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश का किसान अब आत्मनिर्भर होकर खुशहाली की ओर अग्रसर है। देश अब संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ चला है। किसान भाई बहनों, उम्मीद करती हूँ इस कार्यक्रम से मिली जानकारियाँ आपके लिए बेहद खास और महत्वपूर्ण रही होगी और इस कार्यक्रम से मिली जानकारियों को आप अपने खेती बाड़ी में ज़रूर अपनाएंगे। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ नई और खास जानकारियों के साथ। तब तक मुझे और पूरी कृषि दर्शन टीम को दे इजाज़त। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना।
हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com और kddkpatna@gmail.com।